Hello everyone, welcome you all to EMCIQ. Today we are going to learn next part of the grammar. आज हम सीखने जा रहे हैं ग्रामर का नेक्स्ट पार्ट जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है एंड ऑब्वियसली 9 to 10 के लिए तो है ही। अर्धवार्षिक एग्ज़ाम में जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है उसमें ये वाला टॉपिक अवश्य आएगा। किनके 9 to 10 के तो ऑब्वियसली आना ही है और साथ में 11 to 12 के भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेमिंग करते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन टैग बनाते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं या फिर कोई भी पैसेज राइटिंग वाला जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें इसका बड़ा रोल रहता है। और 10वीं और 9वीं क्लास में तो ये एज ए सब्जेक्ट पूछा जाता है, यानी कि कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है जिसमें क्वेश्चन फ्रेमिंग की जाती है और क्वेश्चन टैग बनाए जाते हैं। आया समझ में? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन फ्रेमिंग किस प्रकार से की जाती है ये सबसे पहली चीज़ है। और सेकंड जो चीज़ है क्वेश्चन टैग क्या होता है। तो आज के इस लेसन में हम क्वेश्चन फ्रेमिंग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फ्रेमिंग, क्वेश्चन फ्रेमिंग हम सीखने वाले हैं। और क्वेश्चन फ्रेमिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि सीधे सीधे इसके नंबर मिल जाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है इसके बारे में तो सीधे सीधे नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम पेपर में देते हैं उन्हीं को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं, उनको क्वेश्चन बना देते हैं। एक सेंटेंस दे दिया, उसी का क्वेश्चन बनाना है, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए रूल होता है। उससे पहले हम स्टार्टिंग कर लेते हैं इसको। देखो, सबसे बड़ा रोल निभाता है क्वेश्चन बनाने के लिए, वो 2 पॉइंट होते हैं या फिर 2 चीज़ें होती हैं। पहला है हेल्पिंग वर्ब, इसका एक बड़ा रोल रहता है। सेकंड होता है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन QUESH, हाँ क्वेश्चन वर्ड। ओके, क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम यहाँ रखते हैं WH, जिसको हम WH फैमिली भी बोलते हैं। तो यही होता है क्वेश्चन वर्ड। अब हेल्पिंग वर्ड में क्या हो गया, जैसे इज़ेमार हो गया, है ना। इज़ेमार क्या है? हेल्पिंग वर्ड भी है। वोजबर हो गया, विल भी हो गया, डूडल्स हो गया, है ना। डू, डज एंड डिड, will, has, have, had, have had and will have and etc एक्सेट्रा। उसी प्रकार से WH में when हो गया, why हो गया, how हो गया। how के बाद हो गया हमारे नेक्स्ट when हो गया, where हो गया, how हो गया, which हो गया। इस प्रकार से WH वर्ड जो होते हैं इनका बड़ा रोल रहता है कि ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करना है। तो या तो आप इज़ेमार का यूज़, वोजवर का यूज़ यानी कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हो, और सेकंड क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH वर्ड का इस्तेमाल करते हो। यही है क्वेश्चन फ्रेमिंग का फंडा, और क्वेश्चन टैग में भी यही काम आने वाला है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है। इसलिए क्वेश्चन फ्रेमिंग सबसे पहले करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन टैग्स करेंगे। ओके, तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब को इसलिए स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं उनका जो रिप्लाई होता है, उनका जो रिप्लाई होता है वो 2 कैटेगरी में दे सकते हैं हम, या फिर 2 सिचुएशन में दे सकते हैं। या तो हम बोलते हैं यस या फिर हम बोलते हैं नो। मैं आपसे बोलता हूँ डू यू लाइक पिज़्ज़ा, तो आप क्या बोलेंगे? यस या नो। अगर आपको पिज़्ज़ा पसंद है तो यस बोलेंगे, नहीं पसंद है तो नो बोलोगे। तो वो हो गया। फिर आप बोलोगे नो आई डोंट लाइक। मैंने पूछा डू यू लाइक पिज़्ज़ा, आपने क्या बोला? नो आई डोंट लाइक। उसी प्रकार से अगर आपको लाइक है तो यस आई लाइक। तो ये हेल्पिंग वर्ब की सहायता से आप पूछ सकते हो। लेकिन हेल्पिंग वर्ब में याद रखने वाली चीज़ें क्या हैं?
या फिर कोई भी क्वेश्चन तैयार करें, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे WH वर्ड हो, उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये है कि जब आप लिखोगे क्वेश्चन फ्रेम करोगे, तो अगर आपको सेंटेंस में आई या फिर वी मिलता है क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन पेपर में अगर आपको आई वी मिलता है सेंटेंस के अंदर, तो आपको इनको रिप्लेस किस प्रकार करना है, वो रिप्लेस हो जाएगा यू। जैसे कि मैं बोलता हूं आपको यू लाइक मोबाइल, यू लाइक मोबाइल, सो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, आप सोचोगे डू आई लाइक मोबाइल, तो यू को रिप्लेस हमने किस में कर दिया, आई में, क्योंकि आप अकेले हो। तो आप डू आई लाइक मोबाइल, मैंने बोला यू लाइक मोबाइल, तो आप उसका क्वेश्चन बना रहे हो, तो आप क्या बनाओगे, डू आई लाइक मोबाइल। ओके, उसी प्रकार से आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग, ये हुआ, और उसका हम रिवर्स बनाते हैं, आई लाइक मोबाइल, तो ये कन्वर्ट किस में होगा, आप हमसे क्वेश्चन, मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे डू यू लाइक स्विमिंग, डू यू लाइक स्विमिंग, देन आई सेड यस आई लाइक स्विमिंग। तो ये आपस में वाइस वर्सा एक दूसरे में रिप्लेस होते रहेंगे। अगर वी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं आप सभी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आप सबको भी यू ही बोलूँगा। ओके, मैं बोल रहा कि वी आर द स्टूडेंट ऑफ द 12th क्लास, इसका क्वेश्चन क्या बोलेंगे, आर वी ना, आर वी स्टूडेंट ऑफ द 12th क्लास, ऐसे। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज, दोनों एक दूसरे के चेंज होते रहेंगे। नेक्स्ट क्या हो गया, जैसे कि मी हो गया, फिर आर हो गया। क्वेश्चन में अगर मी और आर दे रखा है, तो उसका क्या आप रिप्लाई करेंगे, योर। कैसे, अब देखें, क्वेश्चन में ये आया कि दिस इज योर मोबाइल, दिस इज योर मोबाइल, उसका इंटरचेंज क्या हो जाएगा, या तो मी में चेंज होगा या फिर आर, दिस इज योर मोबाइल। देन मोबाइल, मैं क्वेश्चन क्या बोलूँगा कि इज दिस माई मोबाइल, इज दिस माई मोबाइल, दिस इज योर मोबाइल, इज दिस माई मोबाइल, एंड इज दिस आर मोबाइल। दोनों में हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इनको बोलते हैं इंटरचेंज। अगर हम क्वेश्चन पेपर के अंदर ये मी और आर देखते हैं, तो उसको योर में चेंज करते हैं। उसी प्रकार से एक और है, ये माई लिखना था मुझे यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा मी और अस, इसका क्या हो जाएगा इंटरचेंज, सेम टू सेम रहेगा, इसका भी, इसका ये रहेगा यू, इसका भी क्या रहेगा यू। जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट यू, आपका फिर क्वेश्चन क्या होगा, आर यू टॉकिंग अबाउट मी, आर यू टॉकिंग अबाउट मी, एंड अगर आप सभी हो तो क्या पूछ रहे हो, आर यू टॉकिंग अबाउट अस, आर यू टॉकिंग अबाउट अस, क्या आप हमारे बारे में बात कर रहे हो। फिर मैं क्या बोलूँगा, येस आई एम टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। तो ये इंटरचेंज आपको आना चाहिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो कि ये आपस में, अगर क्वेश्चन पेपर में ये दिखते हैं तो इस रूप में चेंज करना है, अगर ये दिखते हैं तो आपको इस रूप में चेंज करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन फ्रेमिंग के टाइम काम आएगा। ओके, देखो ये क्वेश्चन फ्रेमिंग के टाइम काम आएगा, ये क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ मिलेगा, क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ मिलेगा, ये क्वेश्चन फ्रेमिंग में, अगर ये क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ मिलता है तो ये क्वेश्चन फ्रेमिंग में काम आएगा। ओके, अब मैं इसको मिटा देता हूँ और हम हेल्पिंग वर्ब की सहायता से सेंटेंसेस बनाते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से हम उसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी आप डालिए, हेडिंग कैटेगरी नंबर 1। ओके, कैटेगरी नंबर में हम 1 में हम देखने वाले हैं क्या, ओके, सेंटेंस यहाँ हो गया पहला, his father is a farmer, his father is a farmer, ये क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ मिलेगा। ओके, और अब इसको इंटरचेंज यानी कि इसको क्वेश्चन फ्रेम में कैसे डालेंगे, इसको क्वेश्चन फ्रेम में हम डालेंगे
और पहले चीज़ तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब की ही फर्स्ट कैटेगरी समझ रहे हैं। ओके, WH की नहीं, हेल्पिंग वर्ब की। ओके, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। अब कोई भी क्वेश्चन बनता है तो ऐसे बनता है, तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद अगर मेन वर्ब आ रही है तो मेन वर्ब, और नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सा फंडा है, ये हो गया SHMO, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब इसका नेगेटिव वर्जन कैसे बनेगा या फिर क्वेश्चन इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा वो देखिए। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ये जो हेल्पिंग वर्ब है स्टार्टिंग में आ जाएगी, फिर आएगा हमारे सब्जेक्ट, फिर आएगा मेन वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये रहा हमारा सेंटेंस जो दिया हुआ रहेगा, और ये रहेगा हमारा क्वेश्चन फ्रेमिंग। ओके, अब कैसे चेंज करना है ये देखना आप, है ना। मैं इसको चेंज करता हूँ। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, और इसका रिप्लाई कैसे देना है, इसके अकॉर्डिंग देना है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, तो इसको हमने पहले डाल दिया। फिर उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हिज फादर, तो इज हिज फादर, इज हिज फादर। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, मेन वर्ब, जो कि इसमें मेन वर्ब है ही नहीं अभी फिलहाल, तो इसको छोड़ दीजिए। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, इज हिज फादर, ऑब्जेक्ट क्या है, ए फार्मर, ए फार्मर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फ्रेम। तो इस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेमिंग करते हैं। तो आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, जो मैं साइड में लिख देता हूँ फिलहाल। अगर ये हो गया हमारा फॉर्मूला जो कि सेंटेंस में मिलेगा हमें, और हमें क्वेश्चन फ्रेम बनाना है, तो क्या बनाएंगे कि हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हमारा फंडा है, कोई अपन को रटने की जरूरत नहीं है, जो नॉर्मल है वो है। ठीक है, इसको मिटा दो आप, मैं इसको मिटा देता हूँ। आपको तो लिखना है या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके काम आए, और ध्यान रहे कि साथ में लिखते भी रहना है। अब मैं लिखवा देता हूँ, फिर आपको थोड़ा बहुत हेल्प करना है, मतलब सोचना है। हेल्प तो क्या करोगे, क्योंकि लाइव वीडियो है नहीं, तो आपको सोचना है। पहले मैं उसको लिखूँ उससे पहले आपको सोचना है कि मैं सोच रहा हूँ वो सही है, फिर एंड में देखना है कि कितने जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो आपके सही होते हैं। ठीक है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट, I am reading a book. I'm reading a book. They will play football. They will play football. They will play football. I have done my homework. I have done my homework. I have done my homework. ओके, मैं इनको समझाता हूँ, उससे पहले आपको सोचना है। आई कैन स्पीक इंग्लिश, इसका हमारा क्वेश्चन फ्रेम क्या बनेगा ये आपको बताना है। ओके, यहाँ पर ध्यान रखिए, सबसे पहले हमें ये पता कर लेना सब्जेक्ट क्या है, वो हमें ऑलरेडी पता चल जाता है, क्योंकि 10th क्लास में छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। कैन क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, स्पीक क्या हो गया, मेन वर्ब, एंड इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब इसका क्वेश्चन फ्रेमिंग क्या होगा ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग इसका ये होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो कैन हेल्पिंग वर्ब है तो कैन, सब्जेक्ट आएगा कैन आई, फिर मेन वर्ब आएगा स्पीक, कैन आई स्पीक इंग्लिश। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रेम। सीधा सा आंसर मिल गया, कुछ भी नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को ही रिप्लेस करना है स्टार्टिंग में, और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह रिप्लेस कर देना है नॉर्मल इसके अकॉर्डिंग। उसी प्रकार से इसको करना है, आई एम, ओके एक सेकेंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ, मैंने एक चीज़ बताया था कि जब आई क्वेश्चन में दिखे तो उसको यू से रिप्लेस करना है। तो मैंने बोला आपको
मैंने आपको बोला आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो आपने बोला कैन यू स्पीक इंग्लिश। तो मुझसे पूछ रहे हो कैन यू स्पीक, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? तो मेरा रिप्लाई है आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया कैन यू स्पीक इंग्लिश। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि अभी मेरे से गलती हो गई है, गलती पता चल गया वो, और मैं पूरा पढ़ा देता तो एग्जाम में नंबर गुल हो जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि गलती मैंने जानबूझकर की है या नहीं की है, उस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन मेरे को पता है कि मैंने जानबूझ के की, क्योंकि मैंने तो स्क्रिप्ट लिख रखी है कि मेरे को किस प्रकार से बोलना है। लेकिन आपको स्क्रिप्ट नहीं लिखनी है, आपको समझना है कि यहाँ पर यू क्यों लिख रहे हैं। ओके, यहाँ पर भी सेम है, आई एम रीडिंग ए बुक। मैं बोल रहा हूँ आपको आई एम रीडिंग ए बुक, और आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे आर यू रीडिंग ए बुक, आर यू रीडिंग ए बुक। बस वही है कि सब्जेक्ट को रिप्लेस करना है, हेल्पिंग को रिप्लेस करना है। तो ये एम किधर आ जाएगा, सबसे पहले एम आ जाएगा, एम। ओके, तो क्या आई के साथ एम लगता है? बिल्कुल लगता है, लेकिन जब इसका क्वेश्चन बनेगा आर यू रीडिंग अ बुक, आर यू रीडिंग अ बुक, तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एक तो मार्कर नहीं चल रहा है ये, आर यू रीडिंग अ बुक, आर यू रीडिंग अ बुक। तो ये इसका क्या हो गया, आई एम रीडिंग अ बुक का क्वेश्चन वर्ड हो गया, आई आर यू रीडिंग अ बुक, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ आई एम रीडिंग अ बुक, फिर आपका क्वेश्चन मेरे से है आर यू रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का ही इस्तेमाल हो रहा है। जो मैंने पहला सेंटेंस आपको समझाया था उसमें मैंने आई की जगह अगर यू नहीं लिखा है तो वहाँ लिखना था, ये चीज़ ध्यान रखें। जैसे यहाँ पर मैंने आई कैन स्पीक इंग्लिश और आपका क्वेश्चन हो गया कैन यू स्पीक इंग्लिश, वो चीज़ आपको ध्यान रखना ही है। ओके, नेक्स्ट हमारा थर्ड जो सेंटेंस है दे विल प्ले फुटबॉल, दे विल प्ले फुटबॉल। तो दे का हमने कोई इंटरचेंज नहीं बताया और होता भी नहीं है। ओके, यहाँ बस ये विल सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस हो जाएगा, विल कहाँ रिप्लेस हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह। तो इसका क्या बनेगा, यहाँ बॉक्स में लिख देता हूँ विल, क्योंकि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा विल दे प्ले फुटबॉल, क्लास में क्वेश्चन मार्क, ये हो गया विल दे प्ले फुटबॉल, दे विल प्ले फुटबॉल। फिर इसका क्वेश्चन क्या बन गया, विल दे प्ले फुटबॉल। ओके, एंड द लास्ट आई हैव डन माई होमवर्क। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। ओके, तो ये आप मुझसे पूछ रहे हो और मेरा रिप्लाई क्या है, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई होमवर्क। ओके, आई हैव डन माई होमवर्क। इसका क्वेश्चन बनेगा पहले हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा हैव, और आई का इंटरचेंज यू के साथ होगा, हैव यू डन, और माई का क्या हो जाएगा योर, हैव यू डन योर वर्क, हैव यू डन योर होमवर्क, हैव डन योर होमवर्क। और मेरा रिप्लाई क्या हो गया, मेरा रिप्लाई हो गया आई हैव डन माई होमवर्क। क्वेश्चन हो गया यू हैव यू डन योर होमवर्क। तो ये इंटरचेंज का प्रॉब्लम रहता है। यहाँ पर माई का मैंने योर किया क्योंकि माई योर से रिप्लेस इंटरचेंज हो रहा है और आई इंटरचेंज हो रहा है यू के साथ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, ये इंटरचेंज वाली चीज़, क्योंकि यही मेन है इसमें, बाकी तो बिल्कुल सरल है ना। ओके, तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के बाद, और एग्ज़ाम जब तक आप इंग्लिश पढ़ रहे हो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, जैसे आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर आप कैसे हो, तो आप मेरे से पूछेंगे हाउ आर यू, हाउ आर यू। मेरा रिप्लाई क्या होगा, आई, यू को रिप्लेस कर दिया आई से, तो आई एम फाइन। ये हम रोज रिप्लाई करते हैं, व्हाट्सएप पे करो चाहे किस पे भी करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं।
to go to school, I teach you English. And the next one is, this is my house. This is my house. They are talking about me. They are talking about me. ओके, अब इनको हमें क्वेश्चन फ्रेम करना है। तो सबसे पहले इसका सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट इंटरचेंज वाला नहीं है। इंटरचेंज क्या होता है? यू, वी, माई, आर, मी एंड अस, जो कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए ही है। जैसे आपके लिए और मेरे लिए, अपन दोनों ही एक दूसरे से रिप्लेस होता है। अगर मैं बोलता हूँ यू तो आप बोलोगे आई, अगर मैं बोलता हूँ आई तो आप बोलोगे यू, एजुकेशन में। बाकी दे का दे रहेगा, ही का ही रहे। एक और मैं ही का लिख देता हूँ, he is my friend। ओके, अब इसका क्वेश्चन फ्रेम बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए, और हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। दे गो टू स्कूल, हेल्पिंग वर्ब आपको पता होनी चाहिए कि वे स्कूल जाते हैं। तो हमने जब सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखा था, या सिंपल प्रेजेंट को हटा दीजिए, डू डस सीखा था, तो हमने सीखा था ता है ती है। तो वे स्कूल जाते हैं, ओके, क्योंकि उनको मेन वर्ब की मेन वर्ब की सिंगुलर फॉर्म और फर्स्ट जो मेन वर्ब होती है उसकी सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म पता है, ओके। तो उस समय अगर हमें नहीं पता है तो हम डू और डस लगाते थे, तो उसी से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि डू डस क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो यही है कि डू दे गो टू स्कूल, डू दे गो टू स्कूल, ये हो गया क्वेश्चन फ्रेम, ये हो गया क्वेश्चन फ्रेम। डू दे गो टू स्कूल, क्या हो गया है? स्कूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दे सब्जेक्ट था तो दे का दे रहा, और डू इसलिए रहा क्योंकि वो गो क्या है? मेरे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसको रिप्लेस नहीं, उसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डू होती है, उस चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। अगर आपको ये चीज़ पता नहीं चल रही है तो प्लीज़ टेंस की वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मैंने बताया था कि टेंस ही वो पार्ट हैं जो आपको सारे जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर कराएंगे। अगर जिनको पता है उनके लिए बिल्कुल आसान है। आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको बता रहा हूँ आई टीच यू इंग्लिश। तो आप मुझसे क्वेश्चन क्या बोलेंगे? डू यू टीच अस इंग्लिश, डू यू टीच अस इंग्लिश। इसके दो सेंटेंस बन सकते हैं, डू यू टीच अस इंग्लिश, या फिर एक बनेगा डू यू टीच मी इंग्लिश। और ये दोनों आप लिख सकते हो एग्जाम में, ओके, जो भी आपको सही लगे एग्जाम में लिख दो। आई टीच यू इंग्लिश, एंड यहाँ क्वेश्चन लगाना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बना रहे थे, क्वेश्चन लगाना जरूरी है। मैंने बोला आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। फिर आपका क्वेश्चन क्या होगा? क्या आप हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं? डू यू टीच अस इंग्लिश, या फिर क्या आप मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं? डू यू टीच मी इंग्लिश, ओके। उसी प्रकार से नेक्स्ट है दिस इज माई हाउस, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? पहले सब्जेक्ट हो गया, दिस इज हो गया अपने हेल्पिंग वर्ब, माई हो गया ऑब्जेक्ट, एंड हाउस भी, लेकिन इसको इंटरचेंज करना है तो दिस का दिस ही रहेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। इज दिस हाउस, इज दिस योर हाउस। मैंने यहाँ बोला दिस इज माई हाउस, ये मेरा घर है, और आपने क्या जवाब दिया? इज दिस योर हाउस, क्या ये तुम्हारा घर है? तो यहाँ माई को हमने इंटरचेंज किया योर में, ओके। नेक्स्ट है दे आर टॉकिंग अबाउट मी, वे मेरे बारे में बात कर रहे हैं, और आपका क्वेश्चन क्या होगा? क्या वे आपके बारे में बात कर रहे हैं? तो उसका वही क्वेश्चन इंटरचेंज हो जाएगा, आर दे टॉकिंग
अबाउट यू, आर दे टॉकिंग अबाउट यू, क्या वो आपके बारे में बात कर रहे हैं? और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ यस दे आर टॉकिंग अबाउट मी। एंड लास्ट, ही इज माई फ्रेंड, मैं आपको बता रहा हूँ ही इज माई फ्रेंड, जो भी सामने बेटा ही इज माई फ्रेंड। फिर आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इज ही योर फ्रेंड, इज ही योर फ्रेंड, क्या वो आपका फ्रेंड है? वही, इज ही योर फ्रेंड, इज ही योर फ्रेंड। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन हो गए हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन हो गए हैं? जब आपको हेल्पिंग वर्ब को इंटरचेंज करना है। ओके, हेल्पिंग वर्ब को इंटरचेंज कैसे करेंगे? विद द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? कहाँ गया? दे सब्जेक्ट है, तो ये नहीं होगा। आई है तो इंटरचेंज हो गया यू में। ओके, और हेल्पिंग वर्ब आपको कैसा पता चलेगी? अगर आपको सेंटेंस का मतलब पता चल रहा है कि इसका मतलब वो इसको उलझाते हैं, तो उसका इंटरचेंज आप आसानी से कर सकते हो। देखा तो है ही, बाकी डू कैसे आया वो हेल्पिंग वर्ब की सहायता से पता चला कि गो मतलब जाना, तो उसको डू डच के इस्तेमाल से हम एम्फेसाइज करते हैं। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेंस के दोनों वीडियो हैं, ऑब्वियसली फर्स्ट वाला वीडियो देखना है जिसमें डू डच आई थिंक मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, और दोनों के लिंक मैं दे रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दोनों को आपको देखना है। 2 की स्पीड में देखिए, 3 की स्पीड में देख लीजिए, जरूरी नहीं उसको हर एक सेंटेंस को देखें, स्पीड में देख लीजिए, जो टॉपिक आपको सही लगा उसको देख लीजिए, है ना। उससे क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें क्लियर रहेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट कैटेगरी पे जाते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी पे हम आ गए हैं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ कैटेगरी नंबर 2, और ये कैटेगरी किसकी है? यस और नो की। देखो, पिछले सेंटेंस में डायरेक्टली हम सेंटेंस को फ्रेम कर रहे थे, इस बार सेंटेंस को फ्रेम कैसे करना? अगर क्वेश्चन में अगर आपको दे रखा है यस और नो, फिर एक सेंटेंस ले रखा है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सेम ही वर्क करना है। लाइक यहाँ पर मैं पहले सेंटेंसेस लिख देता हूँ। नो, आई एम नॉट अ वीवर, I am not a weaver, WEAVER, I am not a weaver. Yes, I saw your sister. Next, yes, I know him. Next, yes, I have Redmi mobile. Yes, I have Redmi mobile. No, you don't have manners. Okay. तो सेंटेंस यहाँ पर है। इस प्रकार के सेंटेंस भी आपको मिलेंगे जो कि कैटेगरी नंबर 2 है, और यहाँ पर हमें फोकस करना है येस और नो पर। करना है नहीं करना है, वो केवल आपको ऑलरेडी दिए हुए मिलेंगे। किस में मिलेंगे? क्वेश्चन पेपर में आपको ऑलरेडी दिए हुए मिलेंगे। हमें केवल वही करना है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन को फ्रेम किया है। येस को कहीं क्वेश्चन में नहीं लगाना है। ओके, चलो तो फिर मैं बता देता हूँ आपको। तो क्वेश्चन फ्रेम वैसे ही करना है। तो यहाँ पर ये येस और नो जो कैटेगरी दे रखी है यहाँ तक, इनका इस्तेमाल क्वेश्चन में करना ही नहीं है जब अपन क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। ओके, डायरेक्टली आपको यहाँ पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये इनका इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि आई एम नॉट वीवर, तो क्वेश्चन क्या हो गया कि आर यू ए वीवर?
आर यू ए व्यूअर, फिर मैंने रिप्लाई दिया नो आई एम नॉट ए व्यूअर। आर यू ए व्यूअर, आर यू अ व्यूअर, आर यू ए व्यूअर, फिर मैंने बोला नो आई एम नॉट ए व्यूअर। व्यूअर का मतलब होता है कारीगर जो कपड़े बनाता है। ओके, नेक्स्ट, यस आई सा योर सिस्टर, यस आई सा योर सिस्टर। क्वेश्चन क्या होगा, डिड यू सी माई सिस्टर, डिड यू सी माई सिस्टर। इंटरचेंज कहाँ होगा, योर में होगा और आई में होगा। ओके, तो सबसे पहले तो सा मतलब मैंने देखा, मतलब तो पास्ट की बात हो गई। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिड यू सी माई सिस्टर। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएंगी, डिड यू सी, क्योंकि डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है, सानी लगाएंगे, डिड यू सी माई सिस्टर। तो यहाँ इंटरचेंज क्या हुआ, योर और आई, इसके जगह आई की जगह आ गया यू और योर की जगह आ गया माई। ओके, और नेक्स्ट वही चीज़ कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, सेकंड फॉर्म और स्क्रीन के आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, यस आई नो हिम, यस आई नो हिम, यस आई नो हिम, हाँ मुझे पता है, हाँ मैं उसको जानता हूँ। तो वही चीज़ है कि जब हम बोलते हैं आपको डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो, तो आप मुझे बोलेंगे हाँ मैं आपको जानता हूँ, या फिर आप बोलोगे नहीं मैं आपको नहीं जानता हूँ। तो वही चीज़ है, तो यहाँ पर येस का इस्तेमाल करना ही नहीं है, और बस सीधा सा ये है कि डू यू नो हिम। तो यहाँ पर आई हो गया इंटरचेंज, और हिम को हम करते ही नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन हो गया। और किस में हुआ है, आई का रिप्लेस यू में हुआ है। यस आई हैव रेडमी मोबाइल, क्या तुम्हारे पास रेडमी मोबाइल है, तो आपने जवाब दिया यस आई हैव रेडमी मोबाइल। तो इसका रिप्लाई क्या हो जाएगा, डू यू हैव रेडमी मोबाइल। नेक्स्ट, नो यू डोंट हैव मैनर्स। जैसे मैंने आपको बोला कि तुम्हारे पास मैनर्स नहीं है, तो आप मेरे से क्वेश्चन बोलोगे क्या मेरे पास मैनर्स नहीं है, फिर मेरा वही रिप्लाई की नो तुम्हारे पास नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन क्या हो गया, यस क्वेश्चन इसका हो जाएगा डू यू नहीं आएगा यहाँ पर, डू आई आएगा, क्योंकि यू को हम इंटरचेंज आई में करते हैं। डू आई नॉट हैव मैनर्स, एक तो ये हो गया देखो, और डू और नॉट को हम एक साथ भी लगा सकते हैं, ऐसे डू नॉट को हम देख सकते हैं डोंट आई हैव मैनर्स, डोंट आई हैव मैनर्स, तो वो चीज़ हो गई। तो ये दोनों तरह से आप रिप्लाई कर सकते हो, डू आई नॉट हैव मैनर्स और डोंट आई हैव मैनर्स, दोनों सेम हैं। और इस प्रकार से कैटेगरी सेकंड में हम येस और नो के रिप्लाई को देते हुए इन सब क्वेश्चंस को करते हैं, और इसी प्रकार से क्वेश्चन हम क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं। एक चीज़ ये ध्यान रखें कि ये हमने हेल्पिंग वर्ब की सहायता से किया है, और अब हम करेंगे WH की सहायता से, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको करना है, वो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। मतलब ये वीडियो आपने देख लिया है, अगर आज देखा है, मतलब आज बोले तो आज क्या तारीख है, मेरे अकॉर्डिंग तो क्या तारीख है, आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकती है, मेरे अकॉर्डिंग तारीख है आज 5 दिसंबर 5 दिसंबर है। अगर आप 5 दिसंबर को देख रहे हो तो आपको कल 6 दिसंबर को आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। अगर आप 6 दिसंबर को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को देख ले, क्योंकि नया वीडियो भी आ गया है। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन फ्रेमिंग विथ हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं विथ क्वेश्चन वर्ड्स।
Thank you so much for watching this video, and do share this with your friends and with your students, with all students who are studying in 10th class and 12th class and 11 and 9th class. Thank you so much. We will meet in next video.